अजानचा हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्रैक्टिस का अर्थ आपस में हार्मनी बनाए रखना और दूसरों के आध्यात्मिक विकास को नेचर के अनुसार स्वीकार करना है। ठीक एक दवा बेचने वाले की तरह जो बिना किसी को मजबूर किए अपनी दवा पेश करता है। अपने मेडिटेशन में चाहे माइंड अंधकारमय हो, नींद से भरा हो या आनंदित हो, हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी स्टेट से अटैचमेंट रखना चाहिए। हमें गहराई से यह समझना चाहिए कि हैप्पीनेस और दुख दोनों वास्तव में पूरी तरह से समान हैं। इसलिए हमें दोनों को समान रूप से लेट गो करना सीखना चाहिए। वितक और विचार का कुशलता से उपयोग करके हम गहरी शांति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अंततः लगातार अवेयरनेस और अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से हमारा माइंड उस स्थिर बहते पानी की तरह बन जाता है जहां समाधि और विजडम एक साथ मौजूद होते हैं, जिससे हम हर सिचुएशन में बिना डगमगाए सच का रियलाइजेशन कर पाते हैं। आए हम इस टॉक को सुने। अजान चाह द्वारा एक धम्म चर्चा जहाँ कन्फ्यूजन का आश्रम डॉट रुकना या जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी कृपया एक साथ काम करें, सहयोग करें और हार्मनी में रहें। यह वह विरासत होनी चाहिए जो आप यहाँ वटपा नानाचट बुंगवाई बुंगवाई जिले के इंटरनेशनल फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में बनाते हैं। इसे वटपा नानाचट वूनवाई कंफ्यूजन और परेशानी का इंटरनेशनल फॉरेस्ट मोनेस्ट्री न बनने दें। जो भी यहाँ रहने आता है उसे इस विरासत को बनाने में मदद करनी चाहिए। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, गृहस्थ लोग कपड़े, भोजन, रहने की जगह और दवाइयाँ उचित मात्रा में दे रहे हैं। यह सच है कि वे सरल गांव के लोग हैं, लेकिन वे अपनी श्रद्धा के कारण जितना हो सके आपका समर्थन करते हैं। आप अपने विचारों में न बहें कि उन्हें कैसा होना चाहिए, जैसे कि ओह, मैं इन गृहस्थ लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे मुझे परेशान कर देते हैं। आज व्रत का दिन है और वे शील लेने आए थे। फिर कल वे अपना मछली पकड़ने का जाल बिछाने जाएंगे। वे अपनी शराब पिएंगे। वे ये सब चीजें वहीं करते हैं जहां कोई भी उन्हें देख सके। फिर अगले व्रत के दिन वे फिर से आएंगे, वे शील लेंगे और फिर से धम्म चर्चा सुनेंगे और फिर वे फिर से अपना जाल बिछाने, जानवरों को मारने और फिर से शराब पीने जाएंगे। इस तरह सोचकर आप काफी परेशान हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि गृहस्थ लोगों के साथ आपकी गतिविधियों का कोई फायदा नहीं है। आज वे शील लेते हैं और कल वे मछली पकड़ने के जाल बिछाने जाते हैं। एक मंक जिसके पास ज्यादा विजडम नहीं है, वह निराश हो सकता है और फील कर सकता है कि वह विफल हो गया है, यह सोचकर कि उसके काम का कोई फल नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं होता। असल में उन लोगों को कोई परिणाम नहीं मिलता है। बेशक अच्छे गुणों के लिए प्रयास करने का कुछ अच्छा परिणाम तो होता ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है और हम इस पर दुख झेलने लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने भीतर कॉन्टेम्पलेट करते हैं ताकि यह पहचान सकें कि हमारे अच्छे इरादों का कुछ फायदा हुआ है और उनका महत्व है। बात बस इतनी है कि उन लोगों की आध्यात्मिक क्षमताएं अभी विकसित नहीं हुई हैं। वे अभी मजबूत नहीं हैं। अभी के लिए ऐसा ही है, इसलिए हम धैर्यपूर्वक उन्हें सलाह देते रहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को छोड़ना शुरू कर दें, तो वे अब भी जैसे हैं, उससे भी बदतर हो सकते हैं। अगर हम लगे रहें, तो वे एक दिन परिपक्व हो सकते हैं और अपने गलत कामों को पहचान सकते हैं। तब वे कुछ पछतावा फील करेंगे और ऐसी चीजें करने पर शर्मिंदा होने लगेंगे। अभी उनके पास भौतिक चीजों के साथ हमारा समर्थन करने की श्रद्धा है, जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें देते हैं। मैंने इस पर विचार किया है। यह काफी बड़ी बात है। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारा भोजन, हमारे रहने की जगह, हमारी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां दान करना कोई छोटी बात नहीं है। हम निब्बान की प्राप्ति के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा, तो यह काफी मुश्किल होगा। हम मेडिटेशन में कैसे बैठेंगे? हम इस आश्रम को कैसे बना पाएंगे? हमें पहचानना चाहिए कि कब लोगों की आध्यात्मिक क्षमताएं अभी परिपक्व नहीं हुई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दवा बेचने वाले किसी व्यक्ति की तरह हैं।
आपने शायद उन्हें अपने लाउडस्पीकर के साथ घूमते हुए देखा या सुना होगा, जो विभिन्न बीमारियों के लिए उनके पास मौजूद विभिन्न दवाओं का प्रचार करते हैं। जिन लोगों को तेज सिर दर्द या खराब पाचन की समस्या होती है, वे शायद खरीदने के लिए आ सकते हैं। जो लोग हमारी दवा खरीदते हैं, हम उनसे पैसे ले सकते हैं। जो कुछ नहीं खरीदता, हम उससे पैसे नहीं लेते। जो लोग कुछ खरीदते हैं, हम उनके लिए खुशी फील कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग अपने घरों में ही रहते हैं और खरीदने के लिए बाहर नहीं आते हैं, तो हमें इसके लिए उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोगों को सिखाते हैं, लेकिन वे ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कीजिए। उनकी आलोचना मत कीजिए, बल्कि उन्हें निर्देश देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। जब भी उनकी क्षमताएं पर्याप्त रूप से पक जाएंगी, तब वे इसे करना चाहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब हम दवा बेच रहे होते हैं, हम बस अपना व्यापार करते रहते हैं। जब लोगों को ऐसी बीमारियां होंगी जो उन्हें परेशान करती हैं, तो वे खरीद लेंगे। जिन लोगों को दवा खरीदने की कोई जरूरत नहीं दिखती, वे शायद ऐसी किसी स्थिति से दुख नहीं झेल रहे हैं। इसलिए कोई बात नहीं। इस रवैये के साथ लगे रहने से ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसी सिचुएशंस थीं। हम इसे सही ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह हम अभी तक वहां नहीं पहुंच सकते। हमारी अपनी क्षमताएं पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं। हमारी पारमी पूरी नहीं हुई है। यह उस फल की तरह है जो अभी पेड़ पर उग रहा है। आप उसे मीठा होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वह अभी कच्चा है, वह छोटा और खट्टा है, बस इसलिए क्योंकि उसने अभी उगना खत्म नहीं किया है। आप उसे बड़ा होने, मीठा होने, पकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको उसे उसके नेचर के अनुसार पकने देना होगा। जैसे जैसे समय बीतता है और चीजें बदलती हैं, लोग आध्यात्मिक परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, फल अपने आप बढ़ेगा, पकेगा और मीठा होगा। ऐसे रवैये के साथ आप शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अधीर और असंतुष्ट हैं, तो आप पूछते रहते हैं, यह आम अभी तक मीठा क्यों नहीं है? यह खट्टा क्यों है? यह अभी भी खट्टा है क्योंकि यह पका नहीं है। यही फल का नेचर है। दुनिया के लोग भी ऐसे ही हैं। ये मुझे 4 प्रकार के कमल के बारे में भगवान बुद्ध की शिक्षा की याद दिलाता है। कुछ अभी भी कीचड़ में हैं, कुछ कीचड़ से बाहर आ गए हैं, लेकिन पानी के नीचे हैं, कुछ पानी की सतह पर हैं और कुछ पानी के ऊपर उठकर खिल गए हैं। भगवान बुद्ध इतने सारे अलग अलग जीवों को अपनी शिक्षाएं दे पाए, क्योंकि वे आध्यात्मिक विकास के उनके विभिन्न लेवल्स को समझते थे। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और यहाँ जो होता है, उससे दबा हुआ फील नहीं करना चाहिए। बस खुद को दवा बेचने वाले किसी व्यक्ति की तरह समझें। आपकी जिम्मेदारी इसका प्रचार करना और इसे उपलब्ध कराना है। अगर कोई बीमार पड़ता है, तो वे शायद आकर इसे खरीद लेंगे। इसी तरह अगर लोगों की आध्यात्मिक क्षमताएं पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाती हैं, तो एक दिन वे शायद श्रद्धा विकसित कर लेंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे करने के लिए हम उन्हें मजबूर कर सकें। इसे इस तरह से देखने पर हम ठीक रहेंगे। यहाँ इस आश्रम में रहना निश्चित रूप से मीनिंगफुल है। यह बिना बेनिफिट के नहीं है। आप सभी कृपया एक साथ हार्मनी और प्रेम से प्रैक्टिस करें। जब आप बाधाओं और दुख का एक्सपीरियंस करते हैं, तो भगवान बुद्ध के गुणों को याद करें। भगवान बुद्ध ने किस ज्ञान का रियलाइजेशन किया था? भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया? धम्म क्या दर्शाता है? संघ कैसे प्रैक्टिस करता है? 3 रत्नों के गुणों को लगातार याद करने से बहुत बेनिफिट होता है। चाहे आप थाई हों या दूसरे देशों के लोग, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हार्मनी बनाए रखना और एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। लोग हर जगह से इस आश्रम को देखने आते हैं। जब लोग वट पापोंग आते हैं, तो मैं उनसे यहाँ आने, आश्रम देखने और यहाँ प्रैक्टिस करने का आग्रह करता हूँ। ये एक विरासत है जो आप बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों में श्रद्धा है और वे इससे प्रसन्न हैं। इसलिए अपने आप को न भूलें। आपको लोगों के पीछे चलने के बजाय उन्हें लीड करना चाहिए।
अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने और खुद को फर्मली स्थापित करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स करें और अच्छे परिणाम आएंगे। क्या प्रैक्टिस के बारे में कोई संदेह है जिसे आपको अभी दूर करने की आवश्यकता है? प्रश्न: जब माइंड ज्यादा नहीं सोच रहा होता है, बल्कि एक प्रकार के डार्क और डल स्टेट में होता है, तो क्या इसे उज्जवल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए या हमें बस इसके साथ बैठना चाहिए? अजान, क्या ऐसा हर समय होता है या जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं? यह डार्कनेस वास्तव में कैसी है? क्या यह विजडम की कमी है? प्रश्न: जब मैं मेडिटेट करने बैठता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मेरा माइंड डार्क फील करता है, कुछ घना या अपारदर्शी सा। अजान, तो आप अपने माइंड को वाइज बनाना चाहेंगे, सही है ना? अपना पोस्चर बदलें और बहुत सारा वॉकिंग मेडिटेशन करें। यह करने लायक एक काम है। आप एक बार में 3 घंटे तक चल सकते हैं, जब तक कि आप वास्तव में थक न जाएं। प्रश्न: मैं दिन में कुछ घंटे वॉकिंग मेडिटेशन करता हूं और जब मैं ऐसा करता हूं तो आमतौर पर मुझे बहुत सारी थिंकिंग होती है, लेकिन जो बात मुझे वास्तव में परेशान करती है वह बैठने पर यह डार्क स्टेट है। क्या मुझे बस इसके प्रति अवेयर रहने और लेट गो करने की कोशिश करनी चाहिए या इसका मुकाबला करने के लिए मुझे किसी साधन का उपयोग करना चाहिए? अजान चाह, मुझे लगता है कि शायद आपके पोस्चर्स बैलेंस्ड नहीं हैं। जब आप चलते हैं तो आपको बहुत थिंकिंग होती है, इसीलिए आपको बहुत सारा कॉन्टेम्पलेशन करना चाहिए। फिर माइंड थिंकिंग से पीछे हट सकता है, यह वहां नहीं टिकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए वॉकिंग मेडिटेशन पर बिताया जाने वाला अपना समय बढ़ाएं, उस पर फोकस करें। फिर अगर माइंड भटक रहा है तो उसे बाहर खींचें और कुछ कॉन्टेम्पलेशन करें, जैसे कि उदाहरण के लिए शरीर की जांच। क्या आपने कभी इसे कभी कभार रिफ्लेक्शन के बजाय लगातार किया है? जब आप इस डार्क स्टेट का एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या आप इसके कारण दुख झेलते हैं? प्रश्न: मैं अपने माइंड के स्टेट के कारण निराश फील करता हूं। मैं समाधि या विजडम विकसित नहीं कर रहा हूं। अजान चाह, जब आपके पास माइंड की यह स्थिति होती है तो न जानने के कारण दुख पैदा होता है। इसमें संदेह होता है कि माइंड ऐसा क्यों है। मेडिटेशन में महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी होता है उस पर संदेह न करें। संदेह केवल दुख को बढ़ाता है। अगर माइंड उज्जवल और जागृत है तो उस पर संदेह न करें, यह माइंड की एक स्थिति है। अगर यह डार्क और डल है तो उसके बारे में संदेह न करें। बस उस स्टेट के प्रति रिएक्शंस में फंसे बिना लगन से प्रैक्टिस करना जारी रखें। अपने माइंड के स्टेट पर ध्यान देते हुए और अवेयर रहते हुए इसके बारे में संदेह न करें। यह बस वैसा ही है जैसा यह है। जब आप संदेह करते हैं और इसे पकड़ना और इसे अर्थ देना शुरू करते हैं, तब यह डार्क हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये स्टेट्स ऐसी चीजें हैं जिनका आप आगे बढ़ने पर सामना करते हैं। आपको उनके बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अवेयरनेस के साथ उन पर ध्यान दें और लेटिंग गो करते रहें। नींद के बारे में क्या? क्या आपका बैठना अधिक नींद वाला है या जागृत है? कोई उत्तर नहीं। शायद यह याद रखना मुश्किल है कि क्या आपको नींद आ रही थी। अगर ऐसा होता है तो अपनी आंखें खोलकर मेडिटेट करें, उन्हें बंद न करें। इसके बजाय आप अपनी नजर एक बिंदु पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी। अपनी आंखें बंद न करें। उनींदापन की बाधा को दूर करने का यह एक तरीका है। जब आप बैठे होते हैं तो आप समय समय पर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और यदि माइंड स्पष्ट है बिना उनींदापन के, तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठना जारी रख सकते हैं। अगर यह डल और नींद से भरा है तो अपनी आंखें खोलें और एक बिंदु पर फोकस करें। यह कस इन मेडिटेशन के समान है। ऐसा करके आप माइंड को जागृत और शांत कर सकते हैं। नींद से भरा माइंड शांत नहीं होता, यह बाधा से ढका होता है और यह डार्कनेस में होता है। हमें नींद के बारे में भी बात करनी चाहिए। आप बस बिना नींद के नहीं रह सकते। यह शरीर का नेचर है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और आपको असहनीय रूप से बहुत अधिक नींद आती है, तो खुद को सोने दें। जब यह आप पर हावी हो रही हो तो बाधा को शांत करने का यह एक तरीका है।
अन्यथा आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको उनींदा होने की यह प्रवृत्ति है, तो आंखें खुली रखें। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद करें और अपने माइंड के स्टेट की जांच करें। अगर यह स्पष्ट है, तो आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद आप आराम करें। कुछ लोग हमेशा नींद के खिलाफ लड़ते रहते हैं। वे खुद को न सोने के लिए मजबूर करते हैं और परिणाम यह होता है कि जब वे बैठते हैं तो वे हमेशा नींद में खिसकते रहते हैं और अपने ऊपर गिरते रहते हैं, एक अनअवेयर स्टेट में बैठे रहते हैं। प्रश्न: क्या हम नाक के सिरे पर फोकस कर सकते हैं? न जांचा। यह ठीक है। जो भी आपको सूट करता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं और जो आपके माइंड को स्थिर करने में मदद करता है, उस पर फोकस करें। यह ऐसा है। अगर हम आदर्शों से अटैच्ड हो जाते हैं और निर्देशों में दिए गए दिशा निर्देशों को बहुत अधिक शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो यह समझना मुश्किल हो सकता है। सांस लेने की माइंडफुलनेस जैसे मानक मेडिटेशन करते समय पहले हमें यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अभी हम यह प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और हम सांस लेने की माइंडफुलनेस को अपना आधार बनाने जा रहे हैं। हम केवल 3 बिंदुओं पर सांस पर फोकस करते हैं। जब यह नथुने, छाती और पेट से होकर गुजरती है। जब हवा प्रवेश करती है तो यह पहले नाक से गुजरती है, फिर छाती से, फिर पेट के अंतिम बिंदु तक। जब यह शरीर से बाहर निकलती है तो शुरुआत पेट है, मध्य छाती है और अंत नाक है। हम केवल इसे नोट करते हैं। यह माइंड को नियंत्रित करना शुरू करने, सांस लेने और छोड़ने की शुरुआत, मध्य और अंत में इन बिंदुओं पर अवेयरनेस को बांधने का एक तरीका है। शुरू करने से पहले हमें पहले बैठना चाहिए और माइंड को आराम करने देना चाहिए। यह पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन पर चीवर सिलने के समान है। जब हम सिलाई मशीन का उपयोग करना सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम मशीन से परिचित होने और कंफर्टेबल फील करने के लिए बस मशीन के सामने बैठते हैं। यहाँ हम बस बैठते हैं और सांस लेते हैं। किसी भी चीज पर अवेयरनेस को स्थिर न करते हुए हम केवल यह नोट करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। हम यह नोट करते हैं कि सांस रिलैक्स्ड है या नहीं और यह कितनी लंबी या छोटी है। इसे देखने के बाद फिर हम 3 बिंदुओं पर सांस लेने और छोड़ने पर फोकस करना शुरू करते हैं। हम इस तरह प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि हम इसमें कुशल नहीं हो जाते और यह आसानी से चलने लगता है। अगला चरण नाक के सिरे या ऊपरी होंठ पर सांस की सनसनी पर केवल अवेयरनेस को फोकस करना है। इस बिंदु पर हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि सांस लंबी है या छोटी, बल्कि केवल प्रवेश करने और बाहर निकलने की सनसनी पर फोकस करते हैं। अलग अलग घटनाएं सेंसेस के संपर्क में आ सकती हैं या विचार पैदा हो सकते हैं। इसे शुरुआती सोच या वितक्क कहा जाता है। माइंड कोई विचार सामने लाता है, चाहे वह कंपाउंडेड घटनाओं या संखार के नेचर के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो या कुछ भी हो। एक बार जब माइंड इसे सामने ले आता है, तो माइंड इसमें शामिल होना और इसके साथ जुड़ना चाहेगा। अगर यह कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुशल है, तो माइंड को इसे अपनाने दें। अगर यह कुछ अकुशल है, तो इसे तुरंत रोक दें। अगर यह कुछ कुशल है, तो माइंड को इसे कॉन्टेम्पलेट करने दें और प्रसन्नता, संतुष्टि और हैप्पीनेस पैदा होगी। माइंड उज्ज्वल और स्पष्ट हो जाएगा जैसे जैसे सांस अंदर और बाहर जाती है और जैसे जैसे माइंड इन शुरुआती विचारों को अपनाता है। फिर यह विमर्शात्मक सोच या विचार बन जाता है। माइंड ऑब्जेक्ट के साथ परिचित हो जाता है, प्रयास करता है और इसके साथ जुड़ जाता है। इस बिंदु पर कोई उनींदापन नहीं होता है। इसके एक उचित समय के बाद अपना अटेंशन सांस पर वापस ले जाएं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, शुरुआती सोच और विमर्शात्मक सोच, शुरुआती सोच और विमर्शात्मक सोच होगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे संखार के नेचर पर कुशलता से कंटेम्पलेटिंग कर रहे हैं, तो माइंड गहरी शांति का एक्सपीरियंस करेगा और प्रीति पैदा होगी। वहां वितक और विचार होते हैं और इससे माइंड में हैप्पीनेस आती है। इस समय कोई नीरसता या उनींदापन नहीं होगा। अगर हम इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, तो माइंड अंधकारमय नहीं होगा। यह प्रसन्न और आनंदित होगा। यह प्रीति कुछ समय बाद कम होने और गायब होने लगेगी।
इसलिए आप शुरुआती सोच को फिर से अपना सकते हैं। माइंड इसके साथ फर्म और निश्चित हो जाएगा, बिना भटके। फिर आप दोबारा विमर्शात्मक सोच पर जाते हैं और माइंड इसके साथ एक हो जाता है। जब आप ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो और उसे अच्छी तरह से कर रहे हो, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को अपनाते हैं, प्रीति पैदा होगी, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माइंड आनंदित और संतुष्ट हो जाता है। जब यह ऐसा होता है तो कोई नीरसता या उनींदापन नहीं हो सकता। आपको कोई संदेह नहीं होगा। शुरुआती और विमर्शात्मक सोच शुरुआती और विमर्शात्मक सोच के बीच बार बार आगे पीछे होने पर प्रीति आती है। फिर सुख होता है। यह बैठकर प्रैक्टिस करने में होता है। कुछ देर बैठने के बाद आप उठ सकते हैं और चलने वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। चलते समय भी माइंड वैसा ही हो सकता है। नींद में नहीं, इसमें वितक्क और विचार होते हैं। फिर प्रीति आती है। वहां कोई नीवरण चार नहीं होगा और माइंड बेदाग होगा। जो कुछ भी होता है कोई बात नहीं। आपको अपने किसी भी एक्सपीरियंसेस के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे प्रकाश के हों, आनंद के हों या कुछ भी हों। माइंड की इन स्थितियों के बारे में संदेह न पालें। अगर माइंड अंधकारमय है, अगर माइंड प्रकाशित है, तो इन स्थितियों पर अटके नहीं, उनसे जुड़े नहीं। लेट गो करें, उन्हें छोड़ दें, चलते रहें, बिना बंधे या मोहित हुए। जो हो रहा है उसे नोट करते रहें। माइंड की इन स्थितियों पर दुख न झेलें, उनके बारे में संदेह न करें। वे बस वैसे ही हैं जैसे वे हैं, मेंटल घटनाओं के तरीके का पालन करते हुए। कभी कभी माइंड आनंदित होगा, कभी कभी यह दुखी होगा। वहां हैप्पीनेस या दुख हो सकता है, वहां बाधा हो सकती है। संदेह करने के बजाय समझें कि माइंड की स्थितियां ऐसी ही होती हैं। जो कुछ भी प्रकट होता है वह कारणों के पकने के कारण आ रहा है। इस समय यह स्थिति प्रकट हो रही है, यही आपको पहचानना चाहिए। यहां तक कि अगर माइंड अंधकारमय है तो आपको उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह उज्जवल हो जाता है तो उससे बहुत अधिक प्रसन्न न हो। माइंड की इन स्थितियों या उनके प्रति अपने रिएक्शंस के बारे में संदेह न रखें। अपना चलने वाला मेडिटेशन तब तक करें जब तक आप वास्तव में थक न जाएं, फिर बैठ जाएं। जब आप बैठते हैं तो अपने माइंड को बैठने के लिए दृढ़ करें, बस यूं ही खेलें नहीं। अगर आपको नींद आती है तो अपनी आंखें खोलें और किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करें। तब तक चलें जब तक कि माइंड खुद को विचारों से अलग न कर ले और स्थिर न हो जाए, फिर बैठ जाएं। अगर आप स्पष्ट और जागृत हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको फिर से नींद आती है तो अपनी आंखें खोलें और एक ऑब्जेक्ट को देखें। इसे पूरे दिन और पूरी रात करने की कोशिश न करें। जब आपको नींद की आवश्यकता हो तो खुद को सोने दें, बिल्कुल हमारे भोजन की तरह। दिन में एक बार हम खाते हैं, समय आता है और हम शरीर को भोजन देते हैं। नींद की आवश्यकता भी वैसी ही है। जब समय आए तो खुद को कुछ आराम दें। जब आप उचित आराम कर लें तो उठ जाएं। माइंड को नीरसता में पड़े रहने न दें, बल्कि उठें और काम पर लग जाएं। प्रैक्टिस करना शुरू करें। बहुत सारा चलने वाला मेडिटेशन करें। अगर आप धीरे चलते हैं और माइंड नीरस हो जाता है तो तेज चलें। अपने लिए सही गति खोजना सीखें। प्रश्न: क्या वितक और विचार समान हैं? अजान चाह: आप बैठे हैं और अचानक किसी का विचार आपके सिर में आता है। वह वितक है, शुरुआती सोच। फिर आप उस व्यक्ति के विचार को लेते हैं और उनके बारे में डिटेल में सोचने लगते हैं। वितक इसे उठाना है, विचार इसकी जांच करना है। उदाहरण के लिए, हम मृत्यु के विचार को उठाते हैं और फिर हम इस पर विचार करने लगते हैं। मैं मरूंगा, दूसरे मरेंगे, हर जीवित प्राणी मरेगा। जब वे मरेंगे तो वे कहां जाएंगे? फिर रुकें, रुकें और इसे फिर से वापस लाएं। जब यह इस तरह भागने लगे तो इसे फिर से रोक दें और फिर सांस की माइंडफुलनेस पर वापस जाएं। कभी कभी विमर्शात्मक सोच भटक जाएगी और वापस नहीं आएगी, इसलिए आपको इसे रोकना होगा। तब तक लगे रहें जब तक कि माइंड उज्जवल और स्पष्ट न हो जाए। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ विचार की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके अनुकूल है, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अत्यधिक आनंद की एक स्टेट
और प्रीति आने पर कई अलग अलग चीजें। प्रश्न, क्या यह किसी भी तरह की सोच के साथ हो सकता है, या क्या यह केवल शांति की स्टेट में ही होता है? अजान चाह, यह तब होता है जब माइंड शांत होता है। यह साधारण मेंटल फैलाव नहीं है। आप शांत माइंड के साथ बैठते हैं और फिर शुरुआती सोच आती है। उदाहरण के लिए, मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूं जिसका अभी निधन हुआ है, या मैं कुछ अन्य रिश्तेदारों के बारे में सोच सकता हूं। यह तब होता है जब माइंड शांत होता है। शांति कोई निश्चित चीज नहीं है, लेकिन उस पल के लिए माइंड शांत है। इस शुरुआती सोच के आने के बाद फिर मैं विमर्शात्मक सोच में जाता हूं। अगर यह सोच की एक दिशा है जो कुशल और अच्छी है, तो यह माइंड में आसानी और हैप्पीनेस की ओर ले जाती है, और इसके साथ आने वाले एक्सपीरियंसेस के साथ प्रीति होती है। यह प्रीति शुरुआती और विमर्शात्मक सोच से आई जो शांति की स्टेट में हुई थी। हमें इसे पहला ध्यान, दूसरा ध्यान आदि जैसे नाम देने की आवश्यकता नहीं है। हम बस इसे शांति कहते हैं। अगला कारक आनंद या सुख है। आखिरकार जैसे जैसे शांति गहरी होती है, हम शुरुआती और विमर्शात्मक सोच को छोड़ देते हैं। क्यों? माइंड की स्टेट अधिक रिफाइंड और सूक्ष्म होती जा रही है। वितर्क और विचार अपेक्षाकृत कोर्स होते हैं और वे गायब हो जाएंगे। आनंद और माइंड की एकाग्रता के साथ केवल प्रीति ही बचेगी। जब यह पूर्ण मात्रा तक पहुंच जाता है तो कुछ भी नहीं होगा। माइंड एम्प्टी हो जाता है। वह अवशोषण कंसंट्रेशन है। हमें इन एक्सपीरियंसेस में से किसी पर भी अटकने या टिके रहने की आवश्यकता नहीं है। वे नेचुरली एक से अगले की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआती और विमर्शात्मक सोच, प्रीति, आनंद और एकाग्रता होती है। फिर शुरुआती और विमर्शात्मक सोच को हटा दिया जाता है, जिससे प्रीति, आनंद और एकाग्रता रह जाती है। प्रीति को हटा दिया जाता है 5, फिर आनंद, और अंत में केवल एकाग्रता और संभव बचता है। इसका मतलब है कि माइंड अधिक से अधिक शांत हो जाता है और इसके ऑब्जेक्ट्स लगातार कम हो रहे हैं, जब तक कि एकाग्रता और संभव के अलावा कुछ नहीं बचता। जब माइंड शांत और एकाग्र होता है तो ऐसा हो सकता है। यह माइंड की शक्ति है, उस माइंड का स्टेट है जिसने शांति प्राप्त कर ली है। जब यह ऐसा होता है तो कोई नींद नहीं होगी। यह माइंड में प्रवेश नहीं कर सकती, यह गायब हो जाएगी। जहां तक कामुक इच्छा, एवर्जन, संदेह और बेचैनी और घबराहट जैसी अन्य बाधाओं का सवाल है, वे बस मौजूद नहीं होंगी। हालांकि वे अभी भी मेडिटेटर के माइंड में छिपे हुए रूप में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वे इस समय नहीं होंगी। प्रश्न, क्या हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए ताकि बाहरी माहौल को बाहर रखा जा सके, या हमें बस चीजों को वैसे ही संभालना चाहिए जैसे हम उन्हें देखते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण है कि हम आंखें खोलें या बंद करें? अजान चाह, जब हम अभ्यास में नए होते हैं तो बहुत अधिक सेंसरी जानकारी से बचना महत्वपूर्ण है। इसलिए आंखें बंद करना बेहतर है। उन ऑब्जेक्ट्स को न देखकर जो हमें भटका सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं, हम माइंड की ताकत बढ़ाते हैं। जब माइंड मजबूत होता है तो हम आंखें खोल सकते हैं, और जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमें विचलित नहीं करेगा। खुली या बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप आराम करते हैं तो आप आमतौर पर अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठना एक अभ्यासी के लिए रहने की जगह है। हम इसमें आनंद और आराम पाते हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में नहीं बैठे होते हैं तो क्या हम चीजों को संभाल पाएंगे? हम आंखें बंद करके बैठते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं और औपचारिक मेडिटेशन छोड़ते हैं तो हम जिसका भी सामना करते हैं उसे संभाल सकते हैं। चीजें हाथ से बाहर नहीं जाएंगी। हम नुकसान में नहीं रहेंगे। मूल रूप से हम बस चीजों को संभाल रहे हैं। जब हम अपने बैठने पर वापस जाते हैं तभी हम वास्तव में अधिक विजडम विकसित करते हैं। इस तरह हम प्रैक्टिस विकसित करते हैं। जब यह पूर्णता तक पहुंच जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी आंखें खोलते हैं या बंद करते हैं, यह समान रहेगा। माइंड नहीं बदलेगा या भटकेगा नहीं। दिन के हर समय, सुबह, दोपहर या रात, माइंड का स्टेट समान रहेगा। हम इस प्रकार रहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो माइंड को हिला सके।
जब हैप्पीनेस पैदा होती है तो हम पहचानते हैं यह निश्चित नहीं है और यह गुजर जाती है। अनहैप्पीनेस पैदा होती है और हम पहचानते हैं यह निश्चित नहीं है और बस बात खत्म। आपको यह विचार आता है कि आप चीवर उतारना चाहते हैं। यह निश्चित नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यह निश्चित है। पहले आप सन्यासी बनना चाहते थे और आप उसके बारे में बहुत श्योर थे। अब आप श्योर हैं कि आप चीवर उतारना चाहते हैं। यह सब अनिश्चित है, लेकिन आप अपने माइंड के अंधकार के कारण इसे नहीं देखते हैं। आपका माइंड आपसे झूठ बोल रहा है, यहां रहकर मैं केवल समय बर्बाद कर रहा हूं। अगर आप चीवर उतार देते हैं और वापस दुनिया में चले जाते हैं, तो क्या आप वहां समय बर्बाद नहीं करेंगे? आप उस बारे में नहीं सोचते। खेतों और बगीचों में काम करने के लिए, बीन्स उगाने या सुअर और बकरियां पालने के लिए चीवर उतारना, क्या वह समय की बर्बादी नहीं होगी? एक बार मछलियों से भरा एक बड़ा तालाब था। जैसे जैसे समय बीता, बारिश कम हो गई और तालाब उथला हो गया। एक दिन तालाब के किनारे एक पक्षी आया। उसने मछलियों से कहा, मैं वास्तव में आप मछलियों के लिए अफसोस फील करता हूं। यहां आपके पास अपनी पीठ गीली रखने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पानी है। क्या आप जानती हैं कि यहां से बहुत दूर नहीं एक बड़ी झील है जो कई मीटर गहरी है, जहां मछलियां खुशी से तैरती हैं? जब उस उथले तालाब की मछलियों ने यह सुना, तो वे उत्साहित हो गईं। उन्होंने पक्षी से कहा, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? पक्षी ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अपनी चोंच में ले जा सकता हूं, एक बार में एक को। मछलियों ने आपस में इस पर चर्चा की। यहां अब इतना अच्छा नहीं है, पानी हमारे सिर को भी नहीं ढकता है, हमें जाना चाहिए। इसीलिए वे पक्षी द्वारा ले जाए जाने के लिए कतार में लग गईं। पक्षी एक बार में एक मछली को ले गया। जैसे ही वह उड़कर तालाब की नजरों से दूर हुआ, वह उतरा और उसने मछली को खा लिया। फिर वह तालाब पर लौटता और उनसे कहता, आपका दोस्त ठीक इसी पल झील में खुशी से तैर रहा है और वह पूछता है कि आप उसके साथ कब शामिल होंगी। मछलियों को यह बहुत शानदार लगा। वे जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने कतार में सबसे आगे जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी। पक्षी ने इस तरह मछलियों को खत्म कर दिया। फिर वह तालाब पर वापस गया, यह देखने के लिए कि क्या उसे कोई और मिल सकता है। वहां केवल एक केकड़ा था, इसलिए पक्षी ने झील के बारे में अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर दी। केकड़ा शक्की था। उसने पक्षी से पूछा कि वह वहां कैसे पहुंच सकता है। पक्षी ने उसे बताया कि वह उसे अपनी चोंच में ले जाएगा, लेकिन इस केकड़े के पास कुछ विजडम थी। उसने पक्षी से कहा, हम इसे इस तरह करते हैं, मैं तुम्हारी गर्दन के चारों ओर अपने हाथ डालकर तुम्हारी पीठ पर बैठूंगा। अगर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश करोगे, तो मैं अपने पंजों से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। पक्षी ने इससे निराश फील किया, लेकिन उसने यह सोचकर कोशिश की कि शायद वह अभी भी किसी तरह केकड़े को खा सकेगा। इसलिए केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया और वे उड़ चले। पक्षी उतरने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में चारों ओर उड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की, केकड़े ने अपने पंजों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पक्षी रो भी नहीं सका। उसने बस एक सूखी कर्कश आवाज निकाली। इसलिए अंत में उसे हार माननी पड़ी और केकड़े को तालाब में वापस लौटाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपके पास केकड़े की विजडम हो सकती है। अगर आप उन मछलियों की तरह हैं, तो आप उन आवाजों को सुनेंगे जो आपको बताती हैं कि अगर आप दुनिया में वापस जाएंगे तो सब कुछ कितना अद्भुत होगा। यह एक बाधा है जिसका सामना सन्यासी लोगों को करना पड़ता है। कृपया इसके बारे में सावधान रहें। प्रश्न, ऐसा क्यों है कि माइंड के अनप्लेजेंट स्टेट्स को क्लियरली देखना मुश्किल है, जबकि सुखद स्टेट्स को देखना आसान है? जब मैं हैप्पीनेस या प्लेजर का एक्सपीरियंस करता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि यह अनित्य है, लेकिन जब मैं दुखी होता हूं तो यह देखना कठिन होता है। अजानचा, आप अपने आकर्षण और अवर्जन के संदर्भ में सोच रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में डिल्यूजन इसका मुख्य कारण है। आप फील करते हैं कि अनहैप्पीनेस को देखना कठिन है,
जबकि हैप्पीनेस को देखना आसान है। आपके क्लेश बस इसी तरह काम करते हैं। एवर्जन को लेट गो करना कठिन है ना? यह एक बहुत मजबूत फीलिंग है। आप कहते हैं कि हैप्पीनेस को लेट गो करना आसान है। यह वास्तव में आसान नहीं है। बात बस इतनी है कि यह इतनी हावी होने वाली नहीं है। प्लेजर और हैप्पीनेस ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं और जिनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लेट गो करना इतना आसान नहीं है। एवर्जन पेनफुल है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि इसे कैसे लेट गो किया जाए। सच तो यह है कि वे समान हैं। जब आप गहराई से कंटेम्पलेट करते हैं और एक निश्चित बिंदु तक पहुंचते हैं, तो आप जल्दी ही पहचान लेंगे कि वे समान हैं। अगर आपके पास उन्हें तोलने के लिए तराजू होता, तो उनका वजन समान होता। लेकिन हम सुखद चीजों की ओर झुकते हैं। क्या आप यह कह रहे हैं कि आप हैप्पीनेस को आसानी से लेट गो कर सकते हैं, जबकि अनहैप्पीनेस को लेट गो करना मुश्किल है? आपको लगता है कि जिन चीजों को हम पसंद करते हैं, उन्हें छोड़ना आसान है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जिन चीजों को हम नापसंद करते हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल क्यों है? लेकिन अगर वे अच्छी नहीं हैं, तो उन्हें छोड़ना मुश्किल क्यों है? ये ऐसा नहीं है। नए सिरे से सोचें। वे पूरी तरह से समान हैं। बात बस इतनी है कि हम उनकी ओर समान रूप से नहीं झुकते हैं। जब अनहैप्पीनेस होती है, तो हम परेशान फील करते हैं। हम चाहते हैं कि यह जल्दी से दूर हो जाए, और इसलिए हम फील करते हैं कि इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। हैप्पीनेस आमतौर पर हमें परेशान नहीं करती है, इसलिए हम इसके साथ दोस्त हैं और फील करते हैं कि हम इसे आसानी से लेट गो कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है। यह हमारे दिलों को दबा और निचोड़ नहीं रही है। बस इतना ही है। अनहैप्पीनेस हमें दबाती है। हम सोचते हैं कि एक का दूसरे से अधिक मूल्य या वजन है, लेकिन सच में वे समान हैं। यह गर्मी और सर्दी की तरह है। हम आग से जलकर मर सकते हैं। हम ठंड से जमकर भी कठोर हो सकते हैं, और हम वैसे ही मर जाते हैं। कोई भी दूसरे से बड़ा नहीं है। हैप्पीनेस और दुख ऐसे ही हैं, लेकिन अपनी सोच में हम उन्हें अलग अलग मूल्य देते हैं। या प्रशंसा और आलोचना पर विचार करें। क्या आप फील करते हैं कि प्रशंसा को लेट गो करना आसान है और आलोचना को लेट गो करना कठिन है? वे वास्तव में समान हैं, लेकिन जब हमारी प्रशंसा होती है, तो हम परेशान फील नहीं करते हैं। हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह कोई तेज फीलिंग नहीं है। आलोचना पेनफुल होती है, इसलिए हम फील करते हैं कि इसे लेट गो करना कठिन है। प्रसन्न होने को भी लेट गो करना कठिन है, लेकिन हम इसके प्रति पक्षपाती हैं, इसलिए हमारे अंदर इससे जल्दी छुटकारा पाने की वैसी चाहत नहीं होती। प्रशंसा होने पर हम जो आनंद लेते हैं, और आलोचना होने पर जो चुभन फील करते हैं, वे समान हैं। वे एक जैसे हैं। लेकिन जब हमारे माइंड इन चीजों से मिलते हैं, तो उनके प्रति हमारे रिएक्शंस असमान होते हैं। हमें उनमें से कुछ के करीब होने से कोई आपत्ति नहीं होती। कृपया इसे समझें। अपने मेडिटेशन में हम सभी प्रकार के मेंटल क्लेशों के पैदा होने का सामना करेंगे। सही दृष्टिकोण यह है कि हम इन सभी को लेट गो करने के लिए तैयार रहें, चाहे वे सुखद हों या पेनफुल। भले ही हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसकी हम चाहत रखते हैं, और दुख एक ऐसी चीज है जिसकी हम चाहत नहीं रखते। हम पहचानते हैं कि वे समान मूल्य के हैं। ये वे चीजें हैं जिनका हम एक्सपीरियंस करेंगे। दुनिया के लोग हैप्पीनेस की चाहत रखते हैं। दुख की चाहत नहीं की जाती। निब्बान चाहने या न चाहने से परे की चीज है। क्या आप समझते हैं? निब्बान में कोई चाहत शामिल नहीं है। हैप्पीनेस पाने की चाहत, दुख से मुक्त होने की चाहत, हैप्पीनेस और दुख को पार करने की चाहत, इनमें से कोई भी चीज नहीं है। यह शांति है, जैसा कि मैं इसे देखता हूं। सच का रियलाइजेशन दूसरों पर निर्भर रहकर नहीं होता है। आपको समझना चाहिए कि सभी संदेह हमारे अपने प्रयासों से, लगातार और ऊर्जावान प्रैक्टिस से दूर होंगे। हम दूसरों से पूछकर संदेह से मुक्त नहीं होंगे। हम केवल अपने खुद के निरंतर प्रयासों से ही संदेह को समाप्त करेंगे। इसे याद रखें। प्रैक्टिस में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। असल में करना ही वह है जो आपको निर्देश देगा। आप सभी सही और गलत को जान जाएंगे।
ब्राह्मण निरंतर प्रैक्टिस के माध्यम से संदेह की समाप्ति तक पहुंचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं। सब कुछ हमारे अपने निरंतर प्रयासों से हल किया जा सकता है। लेकिन हम इस पर टिके नहीं रह सकते। हम जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उन्हें सह नहीं सकते। हमें अपने दुख का सामना करना और उससे भागना नहीं बहुत कठिन लगता है। यदि हम इसका सामना करते हैं और इसे सहते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रैक्टिस हमें अपने आप निर्देश देना शुरू कर देती है। हमें सही और गलत के बारे में और चीजें वास्तव में कैसी हैं ये सिखाती है। हमारी प्रैक्टिस हमें गलत सोच के दोष और बुरे परिणाम दिखाएगी। वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे लोगों को खोजना मुश्किल है जो इसे अंत तक देख सकें। हर कोई तुरंत जागना चाहता है। अपने आवेगों के पीछे यहां वहां भागने से आप अंत में केवल अपना ही नुकसान करते हैं। इसके बारे में सावधान रहें। मैंने अक्सर सिखाया है कि शांति स्थिरता है, बहना विजडम है। हम माइंड को शांत और स्थिर करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर यह बह सकता है। शुरुआत में हम सीखते हैं कि स्थिर पानी कैसा होता है और बहता पानी कैसा होता है। कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का कैसे समर्थन करते हैं। हमें माइंड को शांत करना होगा, स्थिर पानी की तरह, फिर यह बहता है। स्थिर होना और बहना दोनों, इसे कॉन्टेम्पलेट करना आसान नहीं है। हम समझ सकते हैं कि स्थिर पानी बहता नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बहता पानी स्थिर नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। एक सच्चे अभ्यासी का माइंड उस स्थिर पानी की तरह होता है जो बहता है, या उस बहते पानी की तरह होता है जो स्थिर है। धम्म के अभ्यासी के माइंड में जो कुछ भी होता है वह उस बहते पानी की तरह है जो स्थिर है। यह कहना कि यह केवल बह रहा है सही नहीं है, केवल स्थिर है यह भी सही नहीं है। लेकिन आमतौर पर स्थिर पानी स्थिर होता है और बहता पानी बहता है। लेकिन जब हमारे पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है तो हमारा माइंड बहते हुए पानी की स्थिति में होगा जो कि स्थिर है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने कभी नहीं देखा है। जब हम बहते पानी को देखते हैं तो वह बस बह रहा होता है। जब हम स्थिर पानी को देखते हैं तो वह बहता नहीं है। लेकिन हमारे माइंड के भीतर यह वास्तव में ऐसा ही होगा, उस बहते पानी की तरह जो स्थिर है। हमारी धम्म प्रैक्टिस में हमारे पास समाधि या शांति और विजडम एक साथ मिले हुए हैं। हमारे पास मोरालिटी, मेडिटेशन और विजडम है। फिर हम जहां भी बैठते हैं माइंड स्थिर होता है और यह बहता है। स्थिर बहता पानी, मेडिटेशन की स्थिरता और विजडम, शांति और इंसाइट के साथ यह ऐसा ही है। धम्म ऐसा ही है। अगर आप धम्म तक पहुंच गए हैं तो हर समय आपको यह एक्सपीरियंस होगा, शांत होना और विजडम होना, बहता हुआ फिर भी स्थिर, स्थिर फिर भी बहता हुआ। जब भी यह प्रैक्टिस करने वाले के माइंड में होता है तो यह कुछ अलग और अजीब होता है। यह उस साधारण माइंड से अलग है जिसे कोई हमेशा से जानता है। पहले जब यह बह रहा था तो यह बहता था। जब यह स्थिर था तो यह बहता नहीं था बल्कि केवल स्थिर था। माइंड की तुलना इस तरह से पानी से की जा सकती है। अब यह एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर गया है जो स्थिर होने वाले बहते पानी की तरह है। चाहे खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों, यह उस पानी की तरह है जो बहता है फिर भी स्थिर है। अपने माइंड को इस तरह बनाने से शांति और विजडम दोनों होते हैं। शांति का उद्देश्य क्या है? हमारे पास विजडम क्यों होनी चाहिए? वे केवल खुद को दुख से मुक्त करने के उद्देश्य से हैं और कुछ नहीं। वर्तमान में हम दुख झेल रहे हैं, दुख के साथ जी रहे हैं, दुख को नहीं समझ रहे हैं और इसलिए इसे पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर माइंड वैसा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं तो कई प्रकार का ज्ञान होगा। कोई दुख को जानेगा, दुख के कारण को जानेगा, दुख के निरोध को जानेगा और दुख के अंत तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस के मार्ग को जानेगा। यह आर्य सत्य है। वे अपने आप प्रकट होंगे जब स्थिर बहता पानी होगा। जब यह ऐसा होता है तो चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमारे अंदर कोई लापरवाही नहीं होगी। लापरवाही की आदत कमजोर होकर गायब हो जाएगी। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम लापरवाही में नहीं गिरेंगे, क्योंकि माइंड नेचुरली प्रैक्टिस को
मजबूती से पकड़े रखेगा। ये प्रैक्टिस को खोने से डरेगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करना और एक्सपीरियंस से सीखना जारी रखते हैं, हम धम्म को और अधिक पीते रहेंगे और हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए यह ऐसा ही होना चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं होना चाहिए जो केवल दूसरों का अनुसरण करते हैं। यदि हमारे दोस्त प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम भी इसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम शर्मिंदा फील करेंगे। यदि वे रुकते हैं तो हम रुकते हैं। यदि वे इसे करते हैं तो हम इसे करते हैं। यदि शिक्षक हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम करते हैं। यदि वह रुकता है तो हम रुकते हैं। रियलाइजेशन का यह बहुत तेज तरीका नहीं है। यहाँ हमारे प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? ये इसलिए है ताकि जब हम अकेले हों तो हम प्रैक्टिस को जारी रख सकें। तो अब यहाँ एक साथ रहते हुए, जब प्रैक्टिस करने के लिए सुबह और शाम की सभाएं होती हैं, हम शामिल होते हैं और दूसरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम आदत बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस का तरीका हमारे दिलों में बस जाए और फिर हम कहीं भी रहने में सक्षम होंगे और फिर भी उसी तरह प्रैक्टिस कर सकेंगे। यह गारंटी का प्रमाण पत्र होने जैसा है। यदि राजा यहाँ आ रहे हैं तो हम हर चीज को यथासंभव पूरी तरह से तैयार करते हैं। वह थोड़ी देर रुकते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन वह यह स्वीकार करने के लिए अपनी शाही मुहर देते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अब हम में से कई लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह प्रैक्टिस को अच्छी तरह से सीखने, इसे समझने और इसे भीतर उतारने का समय है, ताकि आप में से प्रत्येक अपने लिए एक गवाह बन सके। यह बच्चों के बड़े होने जैसा है।